हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर 12th क्लास का थर्ड चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो नाम से ही आपको एक आइडिया लग जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, तो इसके बेसिक डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. It also deals with conductance of solution. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या होता है, दो टर्म से मिलके बना हुआ है, एक तो है इलेक्ट्रो और एक है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो से यहाँ मतलब है इलेक्ट्रिक एनर्जी से और यहाँ पे केमिकल से मतलब है केमिकल एनर्जी से। तो दो एनर्जी का इंटर कन्वर्जन होता है यहाँ पर। तो इस चैप्टर को मैं जनरली 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, पहला पार्ट में हम पढ़ते इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कैसे करना, मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं केमिकल एनर्जी को हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करनी है, जो कि होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो पहले पार्ट में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड सारे टर्म्स जो भी चीज़ें हैं, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल सब चीज़ें, कैसे सेल काम करता है, कैसे सेल काम करना बंद करता है, क्यों सेल में क्या क्या चीज़ें होती है, सब। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क की सब। तो पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ईसीसी शॉर्ट में बोलते हैं, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेकेंड में पार्ट में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस सेल, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, उससे रिलेटेड सारी बात करेंगे हम, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों चीज़। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कंडक्टेंस से रिलेटेड, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो सॉल्यूशन के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनकी कंडक्टेंस की क्या क्या कंडक्टेंस हो सकती है, कौन कौन से टर्म्स है, जो उनकी न्यूमेरिकल्स है, वो सब हम बात करने वाले थर्ड पार्ट में। और फोर्थ पार्ट में हम सेल्स एंड बैटरीज की हम बात करने वाले। ठीक है, तो स्टार्टिंग अगर मैं बोलूँ 3 पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से। हाँ, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है सेल या बैटरी के बारे में कुछ पूछा जाए नहीं। तो ये जो लिखा है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये पढ़ने वाले। देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी सेकंड पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस सेल पढ़ने वाले। और थर्ड कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, जो हमें कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन की जितने भी टर्म्स होते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, ये सब देखेंगे हम आगे। तो ये थर्ड पार्ट में बात करने। और फोर्थ में सेल बैटरी की एक्स्ट्रा चीज़ें तो हम देख लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसको हमने बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है और वोल्टिक सेल भी बोला जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्या बोला जाता है, गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है और ठीक है क्या बोला जाता है, वोल्टिक सेल भी बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, ईसीसी शॉर्ट में ईसीसी बोलता हूं मैं, ईसीसी बोलो या गैल्वेनिक सेल बोलो या वोल्टिक सेल बोलो, सब एक ही चीज है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या ईसीसी है क्या, कैसे काम करती है, उसको समझने के लिए पहले हम एक एक्टिविटी देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जिससे हमें समझ में आएगा कि क्यों सेल ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है कैसे काम करने लगा और इससे हमें क्या कैसे पता लगा कि इसमें एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। एक्सपेरिमेंट सिंपल सा है, एक कंटेनर है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दे रखा है, जो कि कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। जो ब्लू कलर होता है ना कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का, वो आपको पता है ये क्या, इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, कॉपर +2 सल्फेट -2 है। तो कॉपर +2 आयन की वजह से ब्लू कलर होता है। आ रही बात समझे, तो ये सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, मतलब कॉपर सल्फेट प्लस पानी होगा। ठीक है, तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। ऊपर यहाँ पर मैंने एक थर्मामीटर लगा दिया। थर्मामीटर मतलब अगर कोई टेम्परेचर में चेंज हो रहा ही नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल अभी मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा और जो भी इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर वो मेजर कर रहा हूँ, और बाय द टाइम कोई चेंज होगा तो वो मेजर करने के लिए अब मैंने क्या करा, इसके अंदर एक रॉड इंसर्ट कर दी। इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने एक रॉड गिरा दी। किसकी रॉड गिराई मैंने, जिंक की रॉड। सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का, लेकिन रॉड किसकी गिराई मैंने, जिंक की। ठीक है, सेम की नहीं गिराई है, दूसरे की गिरा दी। आ रही बस समझ, ये मैंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करा। 3 चीज़ ली, कंटेनर लिया, उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला जो कि ब्लू कलर का होता है, उसमें थर्मामीटर लगा दिया ताकि मेरे को टेम्परेचर पता लगता रहे कोई चेंज होता है तो, और उसमें फिर एक मैंने एक्स्ट्रा जिंक की रॉड उसके अंदर डिप कर दी, बस कोई वायर कुछ नहीं करा मैंने, इतना सा काम करा। अब
कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी। इस जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये कंटेनर लिया ना, उसमें कुछ चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी। क्या क्या ऑब्जर्व करी? सबसे पहले ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स। जो ये ब्लू कलर था ना हमारे पास कॉपर सल्फेट का, जो मैं कह रहा हूँ कॉपर +2 की वजह से आता है, वो ब्लू कलर धीरे धीरे हल्का पड़ने लगा, वो ब्लू कलर फेड होने लगा। यानी पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्यों होने लगा उसकी बात भी हम आगे करेंगे, कंक्लूजन क्या है। दूसरा ऑब्जर्वेशन जो, ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया था, कंटेनर लिया था हमने, उसके अंदर हमने ये रॉड पुट करी थी और हमने देखा कि ये रॉड, जब देखो ना ध्यान से, तो ये तो पूरी रॉड थी प्रॉपर, लेकिन ये रॉड देखोगे थोड़ी सी क्या होगी, थोड़ी सी धीरे धीरे डिप्लेट होने लगी, ठीक है, खत्म होने लगी, डिप्लेशन होने लगा, ये रॉड छोटी होने लगी। मतलब रॉड जो है, जिंक की रॉड जो हमने ली है, उसका वेट कम होने लगा या साइज कम होने लगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, डिप्लेशन होने लगा। तीसरा ऑब्जर्वेशन कि टेम्परेचर बढ़ गया, जो इनिशियल टेम्परेचर था उससे टेम्परेचर कुछ ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। तो टेम्परेचर क्या हुआ, राइज हुआ, मतलब सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ हुआ जैसे टेम्परेचर बढ़ गया। तीसरा ऑब्जर्वेशन। चौथा ऑब्जर्वेशन, हमने देखा कि पहले तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था, जिंक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, यूनिफॉर्म लिप था, सॉल्यूशन है तो यूनिफॉर्म होगा ही, कंपोजिशन था, उसमें जिंक रॉड थी बस। थोड़ा टाइम बाद देखा तो हमने नीचे देखा कि कंटेनर के बॉटम के अंदर, ठीक है, कंटेनर के बॉटम के अंदर रेडिश ब्राउन कलर का प्रिसिपिटेट या पीपीटी बैठ रहा है या बन रहा है, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से थोड़ा कलर से बनाया, रेडिश ब्राउन पीपीटी। अब ये जो चार अलग अलग ऑब्जर्वेशन, कलर फेड हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पीपीटी बन रहा है, रॉड डिप्लीट हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, उसको वन बाय वन हम समझते हैं। चलिए तो पहले तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, ठीक है, उसकी बेसिक डेफिनेशन है, उसको कॉपी कर ले वीडियो पॉज करके। देन जो हमारा एक ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है ये, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनाया गया है, कैसे उसमें आगे बात की गई, बस उसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उसको हम समझ रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये वीडियो पॉज करके एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसको कॉपी कर ले पूरे को। ठीक है। देन यहां पे जो मैंने ऑब्जर्वेशन अभी आपको जो बताया वो ऑब्जर्वेशन मैंने लिख भी दी है। तो ऑब्जर्वेशन पहला क्या था, वेट ऑफ जिंक डिक्रीजेस, जो जिंक रॉड हमने डाली थी वो डिप्लीट हो रही तो उसका वेट डिक्रीज हो रहा है। सेकंड ऑब्जर्वेशन, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स, जो सॉल्यूशन का कलर है कॉपर सल्फेट का वो हल्का पड़ रहा है, धीरे धीरे फेड हो रहा है। तीसरा, रेडिश ब्राउन पीपीटी डिपॉजिट एट बॉटम ऑफ द कंटेनर, ठीक है, कंटेनर के बॉटम के अंदर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जा रहा है, नहीं कुछ टाइम बाद, पहले तो नहीं था। और लास्ट में हीट रिलीज ड्यू टू विच टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज। अब अपने आप तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं थर्मामीटर का, कुछ ना कुछ हीट वहां से रिलीज हो रही होगी, कुछ तो ऐसा हो रहा होगा ताकि हीट रिलीज होने की वजह से थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऑब्जर्वेशंस क्यों मिले, तो उसको वन बाय वन हम कंक्लूजन से समझते हैं। तो इसको वीडियो पॉज करें, कॉपी करें। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन की। फर्स्ट कंक्लूजन किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के रेस्पेक्ट में, वेट ऑफ जिंक डिक्रीजेस। यहाँ पे हमने जो जिंक रॉड डाली थी, ठीक है, ये जिंक रॉड डाली थी, तो यहाँ पे जिंक रॉड थोड़ी सी क्या होती गई, छोटी होती गई, डिप्लीट हो गई, खत्म होती जा रही है। क्यों होती जा रही है, तो उसका रीजन ये कि ये काम अपने आप हो रहा है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। जिंक जो रॉड हमने डाली थी, डिप करी थी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है अपने आप, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जो जिंक सॉलिड रॉड थी वो जिंक +2 एक्वस में कन्वर्ट हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसमें जो ये जिंक था, है ना, यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो जिंक था वो जिंक क्या हो रहा है, इस सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 के फॉर्म में डिसॉल्व होता जा रहा है। यहाँ से जिंक निकलते आ रहा है Zn+2 में, और साथ में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड के ऊपर आ गया, ठीक है, ये सॉल्यूशन में आ जाएंगे, ऐसा ही मान लो आप, ठीक। तो जिंक छोटा क्यों, अब जिंक का एक एटम निकल गया तो ऑब्वियसली बात साइज, दूसरा एटम निकलेगा जिंक +2 के फॉर्म में, तीसरा एटम निकलेगा, चौथा एटम निकलेगा, तो ऑब्वियसली बात साइज तो कम होगी, वेट तो कम हो गई। तो पहला ऑब्जर्वेशन, उसका कंक्लूजन की जिंक का यहाँ पे अपने आप ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब दूसरा हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है कि ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स। कौन सा, जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर था किसकी वजह से था, ये मैंने बोला कॉपर +2 आयन की वजह से होता है ये ब्लू कलर, कॉपर +2 आयन की वजह से होता है ब्लू कलर। अब जो कॉपर +2 आयन इस सॉल्यूशन के अंदर था ना, उस कॉपर +2 आयन ने क्या करा, इस कॉपर +2 और सल्फेट -2, भाई सॉल्ट है तो आयन के फॉर्म में तो हो गए आयोनाइज्ड,
इसने क्या करा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। कौन से, जो जिंक ने रिलीज करे थे जब वो +2 में कन्वर्ट हुआ, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने, कॉपर +2 ने जो सॉल्यूशन के अंदर था उसको ले लिए, गेन कर लिए। जैसे कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, उसका क्या हो गया, कॉपर +2 से कॉपर में कन्वर्ट हुआ, रिडक्शन हुआ, और वो रिडक्शन होते ही कहाँ, नीचे आके डिपॉजिट हो गया रेडिश ब्राउन कलर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये सेकंड हमारा जो ऑब्जर्वेशन था उसका कंक्लूजन है। क्यों हुआ था ब्लू कलर फेड क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लू कलर फेड इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर +2 आयन इसके अंदर डिसॉल्व थे, वो कॉपर +2 आयन कम होते जा रहे हैं। कम क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि कॉपर +2 आयन जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और अपना रिडक्शन कर रहा है, और रिडक्शन करेगा तो कॉपर +2 आयन कन्वर्ट हो रहे कॉपर सॉलिड के अंदर। इस वजह से जैसे जैसे कॉपर +2 आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, सॉल्यूशन का कलर अपने आप ब्लू कलर से हल्का होने लगेगा, फेड होने लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हमें दे रखा है रेडिश ब्राउन पीपीटी डिपॉजिट एट बॉटम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो वो अभी वैसे मैं बता ही चुका हूँ कि जब कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कौन से 2 इलेक्ट्रॉन, जो जिंक ने लूज करे थे, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को लेके इसने क्या कन्वर्ट हुआ, कॉपर सॉलिड में। और ये कॉपर सॉलिड बना कहाँ, हवा डिसॉल्व थोड़ी हुआ सॉल्यूशन में। अब ये क्या हुआ, रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑफ कॉपर सॉलिड डिपॉजिट एट बॉटम, यही कॉपर सॉलिड क्या हुआ, जाके नीचे डिपॉजिट हो गया, रेडिश ब्राउन कलर के फॉर्म में अपीयर होने लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और फाइनल जो हमारा ऑब्जर्वेशन था, हीट रिलीज ड्यू टू विच टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। अब हीट क्यों रिलीज हुई, इसमें कहाँ से आई ये हीट, तो ये हीट इसलिए रिलीज हुई, इन दोनों रिएक्शन को जब मैं ऐड कर दूं, ओवरऑल टोटल रिएक्शन क्या हो रही है, एक एलिमेंट जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर +2 का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। जब दोनों रिएक्शन को ऐड करा, ऐड कैसे करा, LHS को, इस एरो से पहले LHS को LHS के साथ ऐड कर लो, और RHS को एरो के बाद RHS के साथ ऐड कर लो, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कॉमन है, वो तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस फॉर्म में, Zn+2 एक्वस फॉर्म में, और यहाँ पे कॉपर सॉलिड। तो ओवरऑल मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये एक रिएक्शन क्या हुई, रिडॉक्स रिएक्शन हुई। रिडॉक्स रिएक्शन कैसे, जिंक का देख सकते हो, जिंक 0 से कहाँ गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और कॉपर +2 से कहाँ गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जिंक का तो ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो मैंने इसको बोला डायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें मैंने कोई बाहर से कुछ एनर्जी नहीं दी, मैंने सिर्फ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, तो उसमें मैंने जिंक रॉड डिप कर दी और अपने आप ये रिएक्शन हुई। हमने तो कुछ नहीं करा, हाँ हमने इतना करा, बस सॉल्यूशन बनाया और उसमें डिप कर दिया, एक इनिशिएशन हमने दे दिया। मतलब अब ये तो नहीं है कि रिएक्शन हमने करवाई है, वो तो अपना आप हो रही। तो ये स्पॉन्टेनियस अपने आप हो रहा है ये काम, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन कैसी है, रिडॉक्स रिएक्शन है। जब स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो रही है, इस प्रोसेस में रिलीज हो रही है। इस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक एनर्जी रिलीज हो रही है, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। और उस हीट के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज हुई, उसने सॉल्यूशन का टेम्परेचर राइज कर दिया, और टेम्परेचर जो राइज करा वो हमने ऑब्जर्व करा कहाँ पर, थर्मामीटर में। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जिससे हमने ऑब्जर्व करा कि कुछ ना कुछ कोई रिएक्शंस हो रही है अपने आप। अब ये जो एनर्जी अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी एक्टिविटी में या पूरे इस एक्सपेरिमेंट में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो अल्टीमेटली हमारा काम था यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई ना, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज हुआ, उस एनर्जी को हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना है। उस एनर्जी को हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना है। अगर उस एनर्जी को हमने यूटिलाइज कर लिया तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, काम आ जाएगी। अब कैसे करना है, तो ये पूरा प्रोसेस अभी क्या हो रहा था, केमिकल रिएक्शंस हुई है, केमिकल एनर्जी थी, वो हम चाह रहे अब हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, हम उस एनर्जी को चाह रहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो कैसे करें, तो उसके लिए हमने एक नया एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया, और उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप का नाम हमने दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ECC। ठीक है, या फिर आप उसको वोल्टिक सेल भी बोल सकते हो या गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हो। तो वही चीज़ें, ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके ये आप कॉपी कर ले, और वही चीज़ें मैंने नीचे लिखी है जो आपको अभी बताइए। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे, ड्यू टू डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन दैट अकर इन वन कंटेनर सम हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, तो डायरेक्ट रिडॉक्स मतलब कोई बीच में कुछ नहीं, यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा, उसने झट से गेन कर लिया। तो इस डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या हो, कुछ हीट रिलीज हुई। क्यों, क्योंकि वो एक ही कंटेनर में रिएक्शन हो रही थी। देन आगे लिखा है इसमें
ठीक है। टू यूटिलाइज दिस हीट इन यूजफुल एनर्जी the redox reaction carry out in two different container and the released electron must move through a conducting wire which results corresponding current is produced। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा था, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यही रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करने की वजह से इसमें क्या हुआ, हीट का एवोल्यूशन हुआ, हीट रिलीज हुई। जो हीट इवॉल्व हुई इसके अंदर हम चाह रहे हैं कि वो यूटिलाइज हो। यूटिलाइज कब होगी कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट मत दो, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराओ किसी वायर के थ्रू, फिर दो इसको। और जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो क्या होता है, करंट होता है। बस हो गया करंट प्रोड्यूस। बस इतना सा हमें सेटअप करना है, ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी करें और देखते हैं हम ये सेटअप हमने कैसे करा है, उसको समझते हैं। वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। चलिए अब आ गए हम हमारे एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसा दिखता है, बना कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ईसीसी, दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब बहुत सारी चीज़ें मैंने एक साथ लिख दी है इसमें, वन बाय वन, ठीक है। थोड़ा सा कामली, ठीक है, शांति से ध्यान से एक एक चीज़ प्यार से सुनना, सब समझ में आएगा, सब चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसका क्या काम है, ठीक है। पहले क्या था, हमारे पास एक ही कंटेनर था, अब मैंने क्या करा, दो अलग अलग कंटेनर ले लिए, ठीक है। ध्यान से सुनना, एकदम फोकस करके, ठीक है। दो अलग अलग कंटेनर लिए मैंने। पहला जो कंटेनर है जो मेरे को लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है, ठीक है, आपके लेफ्ट साइड में भी नजर आ रहा है और मैं भी ऐसे देख रहा हूँ तो मेरे को भी लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है। लेफ्ट साइड की बोल रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट की भी एक इंपॉर्टेंट है, वो अभी आगे समझ में आएगी। लेफ्ट साइड में जो कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने सॉल्यूशन बनाया जिंक सल्फेट का, ZnSO4 का सॉल्यूशन। पानी के अंदर जिंक सल्फेट डाला किसी कंसंट्रेशन का और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन मैंने बना लिया, ठीक है। किसी भी कंसंट्रेशन का हो वो अलग कहानी, ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम आगे देखेंगे। अभी मैंने इतना है कि किसी भी कंसंट्रेशन का जिंक सल्फेट हमारे लिए सॉल्यूट हो गया, पानी में डाला, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया। उसी कंटेनर में मैंने क्या करा, जिंक की रॉड, ये जो रॉड है ना, ये ब्लैक कलर की, ये क्या है, जिंक की रॉड है, ठीक है। जिंक की रॉड मैंने उसके अंदर क्या करी, डिप कर दी। बस इनिशियली आप ऐसे समझो, इतना सा मैंने काम करा, एक कंटेनर लिया और उसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया और उसमें क्या करा, जिंक की रॉड डिप कर दी। सिर्फ इतना सा मैंने करा। अब ये ऐसी जो ट्यूब जो सॉल्ट ब्री लिखा है, इन सबको भूल जाओ, वायर जो लगा उसको सबको भूल जाओ, छोड़ो उसको, सिर्फ इतना ध्यान रखें। अब क्या हुआ, इनिशियली जब मैंने जिंक सल्फेट को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करा तो एक काम होने लगा, अपने आप हो रहा है। फिर से ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा, हमने कुछ नहीं करा ये, ठीक है, नेचर में अपने आप हो रहा है। और ये अपने आप क्यों हो रहा है, इसका भी रीज़न हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो थोड़ा तब तक थोड़ा सा पेशेंस रखना और चीज़ों को समझना। अभी तो इतना है तो तुम्हें पता ही है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस अपने आप जो हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये जिंक की रॉड है ना, इस जिंक की रॉड से क्या हुआ, फिर से Zn+2 आयन में कन्वर्ट हो गया। ये जिंक जो रॉड है ना, इससे जिंक रॉड का क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन होने लगा फिर से। पहले तो क्या था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था पीछे एक्सपेरिमेंट में और उसमें हमने जिंक की रॉड डाली थी। अब की बार मैंने जिंक सल्फेट का ही सॉल्यूशन लिया इस कंटेनर में और अब की बार जिंक की रॉड डाली, तो भी ये काम अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो जिंक रॉड बनी हुई है वो Zn+2 आयन में कन्वर्ट हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज करा, जो इस कहाँ आ गया, इस रॉड के ऊपर आ गया, ठीक है। तो धीरे धीरे टाइम के साथ देखा कि इस सॉल्यूशन के अंदर देखो, पहले तो जिंक सल्फेट से बना था बट सॉल्यूशन पहले कैसा था, न्यूट्रल था, कि जितने Zn+2 चार्ज था, एक Zn पे +2 चार्ज होता है और एक सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या था, सेम था, तो न्यूट्रल था। लेकिन जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद Zn+2 की कंसंट्रेशन इसमें बढ़ती जा रही, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में बढ़ रही है, ठीक है। Zn+2 आयन इसमें बढ़ता जा रहा है इसी तरीके से, ठीक है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो एक टाइम के बाद, ठीक है, थोड़ा नोटिस करोगे आप, तो आप ये देखोगे कि ये जो रॉड है, ठीक है, ये जो रॉड है ये फिर से क्या होने लगी, धीरे धीरे खत्म होने लगी, ठीक है। इतनी ये जो रॉड है ये क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, रॉड की साइज क्या हो गया, वेट क्या हो गया, कम हो गया, ये खत्म हो गई,
क्यों होगी? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो अपने आप हो रहा है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। फिर मैंने एक दूसरा कंटेनर लिया, दूसरे कंटेनर के अंदर मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल करा, ठीक है। दूसरे कंटेनर में मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल करा, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल करा, और उसी कंटेनर के अंदर मैंने कॉपर की रॉड इमर्स कर दी, उसमें डिप कर दी, ठीक है। पिछला जो एक्सपेरिमेंट था उससे सब चीजें अलग है, वहां पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, जिंक की रॉड थी, ठीक है, वो चीज अलग हुई। अब इसको समझते ऐसा क्यों करा वो भी मैं समझा दूंगा और समझ में भी आएगा। यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, जिंक की रॉड डाली, यहाँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और कॉपर की रॉड डाली। जब कॉपर की रॉड डाली ना इसमें, तो फिर से ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ, अपने आप हुआ। लेकिन क्या हुआ आपकी बार अपने आप? अब की बार क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर +2 आयन भी है, ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है? कॉपर +2 आयन भी है इस सॉल्यूशन के अंदर, और सल्फेट -2 आयन भी है सॉल्यूशन के अंदर। तो कॉपर +2 आयन क्या हुआ? इस रॉड के ऊपर जाके डिपॉजिट होने लगा, इस सॉल्यूशन में से निकल के इस रॉड के ऊपर जाके डिपॉजिट होने लगा है। कैसे डिपॉजिट होने लगा? कि कॉपर +2 ने क्या करा, इस कॉपर रॉड से क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, और इस सॉल्यूशन में जो कॉपर +2 था उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, और वो क्या होने लगा, यहाँ पर रिड्यूस होके कॉपर के फॉर्म में यहाँ पर क्या हुआ, डिपॉजिट हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कॉपर +2 जो सॉल्यूशन में थे ना, वो पहला एक आयन जाके डिपॉजिट हुआ कॉपर एटम के फॉर्म में, फिर दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया। इस तरीके से कॉपर +2 के आयन्स जो है वो सारे इस रॉड पे डिपॉजिट होने लगे टाइम के साथ। और सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो पहले कॉपर +2 और सल्फेट -2 तो सेम थे, तो चार्ज बैलेंस था। लेकिन जब कॉपर +2 डिपॉजिट होने लगा तो कॉपर +2 कम हो गया, मतलब पॉजिटिव कम हुआ, तो सल्फेट -2 की कंसंट्रेशन अपना बढ़ गई उसके रेस्पेक्ट में, मतलब वो तो उतना ही है, कॉपर +2 कम हो गए, तो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर बढ़ गया है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि टाइम के साथ क्या हुआ कि यहाँ पर कॉपर +2 इसके चारों तरफ क्या होने लगा, ये डिपॉजिट होने लगा, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया कि कॉपर +2 जाके इस पर कई सारा डिपॉजिट हो गया। यहाँ इसमें ये कंटेनर दोनों कनेक्टेड नहीं है अभी, ये मान लेना, दोनों अलग अलग थे, दो अलग अलग प्रोसेस बता रहा हूँ। तो इसमें जिंक +2 सॉल्यूशन में आ रहा था, तो +2 सॉल्यूशन का जो मैं बोल सकता हूँ चार्ज था वो पॉजिटिव में बढ़ रहा था, और रॉड छोटी होती आ रही थी। इसके अंदर कॉपर +2 रॉड पे जाके डिपॉजिट हो रहा, तो रॉड की साइज तो बढ़ रही थी, और सॉल्यूशन के अंदर कॉपर +2 के आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही थी, दैट मीन्स सल्फेट -2, ठीक है, उसकी नेगेटिव चार्ज जो सॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा था। अब ये काम कुछ देर तो चला, फिर रुक गया ये, ठीक है, कुछ देर तो चला फिर रुक गया। अब हमने ये बोला कि रुक गया क्योंकि इसके ऊपर क्या हुआ, जब इसने Zn+2 रिलीज करा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने लगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या लगा, जमावड़ा लग गया, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इकट्ठे हो गए। तो जब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो ये कैसा, नेगेटिव, ये रॉड मुझे नेगेटिव चार्ज अपीयर होने लगी, और इसमें से रॉड में से तो क्या इलेक्ट्रॉन ये लेते जा रहा है, तो इस पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये रॉड कैसे होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। अब एक में नेगेटिव चार्ज बहुत सारा ज्यादा हो गया और एक पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा। अब पॉजिटिव चार्ज कहां से आया, कोई एक्स्ट्रा चार्ज थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन की कमी कोई, तो हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव, जितने इलेक्ट्रॉन निकल गए उसको हमने पॉजिटिव दे दिया खाली जगह को। तो एक तरीके से ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होते जा रहे। अब मैंने क्या करा, एक वायर लिया और उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, दोनों कंटेनर को, जो रॉड लगी हुई है सिर्फ रॉड को कनेक्ट करा। ये इंडिविजुअल अपने आप में पहले अलग कंटेनर था, ये इंडिविजुअल अपने आप में एक अलग कंटेनर था, दोनों में स्पॉन्टेनियस, इसमें तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था रॉड का, और इसमें कॉपर का रिडक्शन हो रहा था कॉपर +2 का जो सॉल्यूशन में था। ये दोनों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप हो रहे थे, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, जब इनको रॉड से कनेक्ट कर दिया, आपस में, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे यहाँ पे, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ से इस रॉड के अंदर, इस रॉड से इस रॉड के अंदर, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जगह इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा थे, एक जगह इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो गए थे। तो यहाँ पे देखना, मैंने लिखा डायरेक्शन बनाइए, इस साइड में ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में फ्लो कर रहा है। अब इस वायर के थ्रू हमने इलेक्ट्रॉन को जब फ्लो कराया, तो इस वायर से एक तरीके से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, करंट। तो करंट जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करता है, करंट फ्लो करता है। तो ये आई लिखा है,
ठीक है, फिजिक्स में भी करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे भी हम करंट को आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर मैंने यहाँ रास्ते में कोई बल्ब वगैरह कुछ लगा दिया तो ऑब्वियस ही बात है वो जलेगा, क्योंकि उसमें से करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ये थी कहानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कैसे क्या हो रही है। ठीक है, तो ये तो थी आधी बात। अब बढ़ते इससे आगे, ये एक तरीके से सेल वर्किंग में हो गया। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो एक्चुअल होता है उसमें दो अलग अलग कंटेनर होते हैं, दो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं और वो आपस में एक वायर से कनेक्टेड होते हैं और उस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो वो क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है वो मैंने अभी आपको समझाया। अब हो क्या रहा है कि ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, ये भी थोड़ी देर चलता है फिर रुक जाता है। क्यों रुक जाता है आप ध्यान से समझना। देखो इस सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये पूरा जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और यहां से रॉड से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जाना है इस वायर में, तो सॉल्यूशन में इतना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कि इस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज जो सॉल्यूशन हो गया ना Zn+2 की वजह से, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपोजिट चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देगा, तो हिंड्रेंस पैदा करेगा, ऑब्स्ट्रगल पैदा करेगा। इसका अपोजिट इस साइड में, राइट साइड में, क्योंकि इस सॉल्यूशन में Cr+2 तो क्या होता है यार, इस रॉड पे डिपॉजिट होता जा रहा है। Cr+2 तो इस रॉड पे क्या होता है यार, डिपॉजिट होता जा रहा है। तो इस सॉल्यूशन में अल्टीमेटली मेरे को क्या मिलेगा, नेगेटिवली चार्ज आयन मिलेगा, जो कि सल्फेट -2। उस सल्फेट -2 जो आयन इसमें बढ़ रहा है, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि बढ़ तो नहीं रहा है, सल्फेट तो उतना ही है, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में Cr+2 जो पॉजिटिव चार्ज था वो कम होता जा रहा है। तो जब नेगेटिव चार्ज अपने आप बढ़ गया और यहां से उस कंटेनर से इलेक्ट्रॉन फ्लो के इधर आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज और सॉल्यूशन भी कैसा, नेगेटिवली चार्ज, तो सेम क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है थोड़े टाइम बाद, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो खुद नेगेटिवली चार्ज है उसको आने नहीं देता है। क्यों नहीं आने देता, क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का भी नेगेटिव चार्ज, तो रिपेल करेगा, उसको आने नहीं देगा। तो अब यहां पे बड़ी अजीब सी दास्ता पैदा हो गई है ना, कि ये सॉल्यूशन जिसमें Zn+2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो हमारा तो मेन तो काम यही तो था, इलेक्ट्रॉन को ही तो फ्लो कराना है। अगर इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं होगा तो हमारा तो सेल काम करना है बंद कर देगा, वही तो करंट होता है हमारे लिए। तो ये सॉल्यूशन जो पॉजिटिवली चार्ज है वो तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन को मैं जाने नहीं दूंगा, वो अट्रैक्ट करके रहेगा, मैं जाने नहीं दूंगा। और इस साइड में अगर मैं बात करूँ तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो उसको बोल रहा है मैं आने नहीं दूंगा, क्योंकि सेम चार्ज है। तो बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ से ना तो इलेक्ट्रॉन जा पा रहा है और ना ही यहाँ इलेक्ट्रॉन आ पा रहा है, एक भी तरफ फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो प्रोसेस थोड़े टाइम बाद रुक जाता है, सेल काम करना बंद कर देगा, कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा तो कहेगा सेल काम करेगा, कोई करंट ही नहीं मिलेगा। इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए, इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस करा है एक ट्यूब जो आपको दिख रही है ये पिंक कलर में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं हम इसको, सॉल्ट ब्रिज। नाम से पता लग रहा है सॉल्ट ब्रिज। पहली बात तो इसमें एक सॉल्ट होगा, सॉल्ट मतलब कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, ब्रिज मतलब दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो ये ब्रिज हो गया, तो इसलिए इसका नाम दिया सॉल्ट ब्रिज। एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने जो सॉल्ट लिया वो लिया पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब हो क्या रहा है, क्योंकि ये पूरा सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पूरा सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो मेरे को इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देगा, वरना वो तो नहीं होने देगा, वो तो पकड़ के बैठ गया। नहीं, अपोजिट चार्ज है, हम तो अट्रैक्ट करेंगे, ये तो लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, अट्रैक्ट अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। सेम कहानी, सेम रिपेल ईच अदर, तो ये इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा। तो होता क्या है, ये जो इन्वर्टेड ट्यूब है इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये इस सॉल्यूशन में भी डीप होती है, इस सॉल्यूशन में भी डीप होती है, और यहाँ पे जो KCl होता है ना वो डायरेक्ट नहीं डालते, एक सेमी परमिएबल स्टेट के अंदर यहाँ पर फिल होता है। अब सेमी परमिएबल स्टेट क्या है, सेमी परमिएबल स्टेट का मतलब है कि बिल्कुल सॉलिड भी नहीं है और बिल्कुल लिक्विड भी नहीं है। बिल्कुल सॉलिड इसलिए नहीं है कि फ्लो ना हो पाए, सॉरी फ्लो, अगर बिल्कुल सॉलिड ले लूंगा तो ईजिली फ्लो ही नहीं हो पाएगा, और बिल्कुल लिक्विड ले लूंगा तो ये दोनों साइड डिप सॉल्ट इधर उधर गिरते रहेंगे। तो एक थोड़ा सा आप ऐसा समझ सकते हो जेल टाइप का, थोड़ा जेल टाइप का, थोड़ा सा विस्कस हमारे पास क्या होता है फॉर्म के अंदर इस सॉल्ट को डाल दे, ताकि जब जरूरत पड़े ना तभी ये फ्लो करे, ऐसा नहीं जाके पहले गिर जाए उसमें। अब कौन क्या फ्लो करेगा, ये जो लेफ्ट साइड वाला आपको कंटेनर दिख रहा है जिंक सल्फेट का, इसमें Zn+2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो Zn+2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए हमें कोई नेगेटिव चार्ज चाहिए,
और K और Cl में से नेगेटिव कौन है, K प्लस होता है और Cl माइनस होता है, तो Cl माइनस इस डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा ये Cl माइनस आएगा यहां से, और इस सॉल्यूशन इस वाले कंटेनर में, ठीक है, राइट वाले कंटेनर में आप देखोगे तो राइट वाले कंटेनर के अंदर कॉपर प्लस 2 कम होता जा रहा है, सल्फेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया, तो इस कंटेनर में इसका अपोजिट चार्ज दैट मीन कौन, K प्लस यहां पर आएगा। जैसे यहाँ पे Cl माइनस आएगा, यहाँ पे K प्लस आएगा, तो इस सॉल्यूशन की जो चार्ज बहुत बढ़ गया, चार्ज बहुत हाईली नेगेटिव हो गया था, उसको कैसा करेगा, थोड़ा थोड़ा न्यूट्रलाइज करेगा, जैसे जैसे न्यूट्रलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन को ये आने देगा। ये चार्ज जो हमारा कैसा हो गया था, पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, तो यहां से क्या होगा, क्लोरीन माइनस आएगा और इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, और न्यूट्रलाइज करेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन को ये जाने देगा नहीं, तो फिर ये सेल की एफिशिएंसी को और बढ़ा देता है और सेल हमारा वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, दो अलग अलग कंटेनर को मिला के ये पूरा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो जिस दो अलग अलग कंटेनर होते हैं, दो अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं, और उसमें दो रॉड डाली जाती है। रॉड कौन सी डालेंगे, वही डालेंगे जो यहाँ पे सॉल्यूशन डाला गया। जिंक सल्फेट डाला गया तो जिंक ही लेंगे, कॉपर सल्फेट डाला गया तो कॉपर ही लेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कैसे हो रही है नहीं। अब इसमें कुछ चीजें जो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी और आईयूपीएससी के जो अजम्पशंस है बिल्कुल वैसे ही है, तो हम जब ऐसे देखेंगे, जैसे आप अपनी नोटबुक में देखोगे, जैसे मैं अभी स्मार्ट बोर्ड पे देख रहा हूँ, तो एक मेरे को लेफ्ट कंटेनर और एक राइट कंटेनर, तो एनसीईआरटी भी लेफ्ट राइट बोलता है इसको। ठीक है, तो लेफ्ट राइट बोलने में कोई हर्ज नहीं। तो लेफ्ट साइड में हमेशा यहाँ पर क्या हो रहा है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है। राइट साइड में आप देखोगे तो राइट साइड में कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन, राइट साइड में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जिस रॉड पे ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस रॉड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उस रॉड को बोला जाता है एनोड। जिस रॉड पे रिडक्शन होता है उस रॉड को बोला जाता है कैथोड। तो बचपन से आपने चाहे कुछ भी पढ़ा हो कि एनोड पॉजिटिव होता है या एनोड नेगेटिव होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एनोड तब बोला जाता है जब एनोड पे उस वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड तब बोला जाता है जब वहां पर रिडक्शन हो रहा है। कॉन्सेप्चुअली ये सही है। हाँ, अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि यहां पे इस रॉड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये रॉड कैसी होगी, जिंक रॉड, एनोड। क्योंकि इस रॉड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये रॉड कॉपर रॉड कैसी हुई, कैथोड। क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, तो ये कैसा हुआ, नेगेटिवली चार्ज हुआ। तो यहां पे एनोड है बट नेगेटिवली चार्ज है। यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी, तो ये कैसा था, पॉजिटिव था, तो ये कैथोड है बट पॉजिटिवली चार्ज है। बिल्कुल ये एनोड हमेशा नेगेटिव होता है और कैथोड हमेशा पॉजिटिव होता है, ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तब तो ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइसिस सेल होगा तो ये अपोजिट हो जाता है। कॉन्सेप्ट वही रहता है, लेकिन क्योंकि वहां पे भी एनोड उसी को बोला जाएगा जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड उसी को बोला जाता है जहां पे रिडक्शन हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनोड और कैथोड कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव से डिसाइड नहीं किया जाता है। एनोड तब डिसाइड किया जाता है जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड वहां उसको डिसाइड किया जाता है जहां पे रिडक्शन हो रहा है। अब वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वहां से हमें देख के पता लग जाता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। फिर ठीक है, तो लेफ्ट साइड हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, एनोड हो गया और नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इसको याद रखने के लिए, अब ये पूरा तो कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, दो इंडिविजुअल सेल से मिलकर बना हुआ है। इन दो इंडिविजुअल कंटेनर को क्या बोलते हैं, हाफ सेल। ये एनोड हो रहा है, एनोड वाला है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एनोड हाफ सेल। और यहां पर ये कैथोड वाला है, तो इसको बोलते हैं कैथोड हाफ सेल। इन दोनों हाफ सेल को जब ज्वाइन कर दोगे या दोनों को कंबाइन कर दोगे तो हमारा कंप्लीट सेल मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो यहां पर देखोगे आप आगे, ठीक है, और तो कुछ इसमें बचा नहीं, सब कुछ अपन ने एक्सप्लेन कर ही दिया। ठीक है, अब आगे देखोगे तो यहां पे यही लिखा है, लेफ्ट वाला जो है हमारा एनोड हाफ सेल है, राइट वाला जो हमारा कैथोड हाफ सेल है। अब इसको याद कैसे रखें, ठीक है, फिर भी शॉर्ट ट्रिक टाइप बना दिए ताकि आपको याद रखने में दिक्कत ना हो, एक्सप्लेन करने के अलावा। इन चारों को एक साथ पढ़िएगा, ठीक है। और ये शब्द है ना, घर में जो बड़े लोग हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं है,
ठीक है, क्या लिखा है LOAN, और एक टाइम बाद आपको समझ में आएगा कि नहीं ये चीज़ बड़ी ख़राब है, LOAN लोन, है ना। तो लोन अच्छी चीज़ होती नहीं है, लोन लेना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट में फालतू में मरता है आदमी, है ना। बट यहाँ पर हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोन से हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं। L का मतलब लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड और N का मतलब नेगेटिव। एक ही में सब कुछ आ गया। लेफ्ट साइड में आपको हमेशा ऑक्सीडेशन होता हुआ मिलेगा, उस ऑक्सीडेशन के अंदर उस रोड को हम एनोड बोलेंगे और उस एनोड का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। तो स्कूल एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, या जेईई या मींस का एग्जाम हो, या नीट का एग्जाम हो, सभी के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड का चार्ज क्या है, एनोड पे होता है क्या, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। एनोड लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में, ये भी इस तरह के एनसीईआरटी ने स्टैंडर्ड माना है नहीं, ठीक है। इसका बिल्कुल बस अपोजिट कर दो। अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है। अगर मेरे को ना ये लेफ्ट तो ये हो जाएगा राइट, अगर मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा रिडक्शन, यहाँ पर एनोड है तो ये अपना बन जाएगा कैथोड, और ये अगर नेगेटिव है तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब बनाने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक RRCP बनाए तो वो आपकी इच्छा है, ठीक है। बट जहाँ से एक चीज़ आइडेंटिफाई कर लोगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। चलिए फिर आगे हम इसमें बढ़े तो एनोड हाफ सेल की रिएक्शन क्या हो रही, हमने बोला जिंक जो रॉड थी वो डिप्लीट हो रही थी, कम हो रही थी, खत्म होती आ रही थी, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो जिंक रॉड जो जिंक सॉलिड है वो जिंक +2 एक्वस फॉर्म में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। यहाँ कॉपर के केस में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे कि हमने बोला है ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखोगे तो कॉपर +2 जो सॉल्यूशन, दोनों में डिफरेंस है, यहाँ जिंक रॉड से निकल रहा है और यहाँ कॉपर +2 सॉल्यूशन से जिंक पे डिपॉजिट हो रहा है, सॉरी कॉपर पे डिपॉजिट हो रहा है ना। तो कॉपर +2 जो एक्वस फॉर्म में था वो 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने अभी लूज करे थे वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पे बोला था। अब दोनों रिएक्शन को हम जब कंबाइन कर देंगे, तो इस पूरे को ये कहलाएगी एनोड हाफ सेल रिएक्शन, ये कहलाएगी कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। जैसे हमने बोला था ना यहाँ पे, ये क्या है, एनोड हाफ सेल है तो ये एनोड हाफ सेल रिएक्शन हो जाएगी, कैथोड हाफ सेल है तो ये कैथोड हाफ सेल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा माइक निकल गया था ना, तो डिस्टर्बेंस हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी। चलिए अब दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को हम क्या करें, ज्वाइन कर दें वापस। जैसे मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से क्या कर दे, ऐड कर दे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एनोड हाफ सेल रिएक्शंस जो होती है ना उसमें इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। वो एनोड की हाफ सेल हो या कैथोड की हाफ सेल, उसमें इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा। लेकिन जब भी आप सेल रिएक्शन लिखोगे ना कंप्लीट, उसमें भी कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखना चाहिए, और अगर दिख रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को हटाने का काम आपका है। और कैसे हटाएंगे उसको हम आगे देखेंगे भी, न्यूमेरिकल जब करेंगे। ठीक है, तो कभी भी कंप्लीट जब सेल रिएक्शन आप लिखोगे ना, उस सेल रिएक्शन में कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आएगा आपको। चलिए, तो आप इसको पहले क्या कर ले, कॉपी कर ले, और कुछ पॉइंट्स लिखे मैंने सॉल्ट ब्रिज के रिगार्डिंग, काफ़ी सारे तो एक्सप्लेन कर दिए, कुछ एक नए हैं तो जिसको हम एक 1 बाय 1 करके समझ लेंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करें। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। चलिए, अब देखिए सॉल्ट ब्रिज के बारे में एक बेसिक आइडिया तो दे ही दिया मैंने। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा सॉल्ट ब्रिज में उसका क्या काम है, क्या फंक्शन है, काफ़ी चीज़ बता दी। फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है सॉल्ट ब्रिज, तो ध्यान रखिएगा। पहला, सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप ट्यूब विच कंटेन एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3, NH4Cl एक्सेट्रा इन अगर पाउडर that is in semi-permeable state so that ions can move easily। पहली बात तो जो हमारे पास जो सॉल्ट ब्रिज है वो किसके अंदर होता है, यू शेप ट्यूब होती है।
ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने भले उसको ऐसे रेक्टेंगुलर बनाई है, लेकिन वो कैसे ऐसे यू शेप होती है, और देखोगे तो वो यू शेप टाइप ही है, नहीं मतलब इन्वर्टेड होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं उसका मुंह ऊपर कर दो है, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर डिप होनी चाहिए, तो इन्वर्टेड होनी चाहिए, ठीक है। तो वही लिखा है, इन्वर्टेड होने चाहिए। यू शेप ट्यूब विच कंटेन एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, जैसे मैंने कौन सा एग्जांपल लिया था, KCl का, तो ऐसे कि कोई सा भी सॉल्ट ले लो, नहीं, कोई सा भी सॉल्ट हम नहीं ले सकते, स्पेसिफिक सॉल्ट हमें लेने पड़ते। कैसे ले? ऐसा हमें सॉल्ट लेना है जिसमें कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन जो मूव कर रहा, उनकी मूव करने की जो स्पीड है उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में भी ये टर्म सुना होगा आपने, मोबिलिटी, आयन की मूव करने की जो टेंडेंसी है या स्पीड है उसको हम बोलते हैं। अब जो आयोनिक मोबिलिटी है, ये मोबाइल का मतलब मूव करना है ना, तो आयोनिक मोबिलिटी है वो कैटायन और एनायन की ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। एग्जैक्ट सेम ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक 5 की स्पीड से चल रहा है और एक 10 की स्पीड से चल रहा है। सेम क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोनों जो सॉल्यूशन हमारे हैं उनको हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, और एट द सेम टाइम न्यूट्रलाइज करना है। नहीं, ऐसा नहीं है कि K+ पहले पहुंच गया, Cl- रास्ते में चल रहा हुआ, 10 K+ पहुंचे यहाँ 1 Cl-। अगर एक न्यूट्रलाइज हो जाएगा और दूसरा नहीं होगा तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा, क्योंकि दूसरा आने नहीं देगा। और अगर यहाँ से दूसरे ने तो बोला आने दो, यहाँ पे जाने नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे तो न्यूट्रलाइज ही नहीं हुआ सॉल्यूशन। इसलिए दोनों चीज साइमल्टेनियस होना जरूरी है, तभी वो इफेक्टिवली काम करेगा। तो इनकी आयोनिक मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इस वजह से ऐसा नहीं कि कोई भी सॉल्ट उठाओ और आप उसको डाल दो उसके अंदर, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज में। तो कुछ स्पेसिफिक सॉल्ट्स होते हैं और वो सॉल्ट इसी तरीके से सेलेक्ट किए जाते हैं जिनके आयोनिक मोबिलिटी क्या हो, सेम हो कैटायन और एनायन की। तो वो कुछ एग्जांपल है KCl, KNO3, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl वगैरह। फिर बोला है कि अगर पाउडर, जैसे मैंने बोला ना कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सॉलिड हार्ड ले लोगे तो मूव ही नहीं कर पाएगा, बिल्कुल लिक्विड ले लोगे तो पहले जाके गिर जाएंगे। कहाँ कौन सा ऐसा है कि यहाँ पोटेशियम जाना तो क्लोरीन भी चला गया पहले ही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक स्टेट सेमी परमिएबल स्टेट मतलब एक थोड़ा सा विस्कस फॉर्म में, थोड़ा जेली फॉर्म होता है, ताकि जब जरूरत हो तो वो अपोजिट चार्ज अपना आप उसको अट्रैक्ट करे, ऐसा नहीं है कि पहले जाके गिर जाए, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। देन देखिए सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखा है, इट कंप्लीट द सर्किट बाय मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। कंप्लीट कैसे कर रहा है? दो तरीके से आप देख सकते हो चीजों को। ये जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखोगे तो ये रॉड को यहां पे बाहर तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, नहीं, ठीक है, बट अंदर से ये पूरा अभी तक सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ था अगर मैं ये सॉल्ट ब्रिज ना डालूं। और सर्किट कंप्लीट होगा तभी तो पूरा फ्लो पाएगा। तो बाहर तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया, बट यहां से कौन फ्लो कर रहा है, आयंस फ्लो कर रहा है, ऐसा समझो। तो ये पूरा एक सर्किट हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो यही चीज, ये जो पॉइंट बोला इसने, इट कंप्लीट द सर्किट बाय मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर्किट को तो कंप्लीट कराइए, बट ठीक है, बट क्या करा उसने, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कराने में क्या करा, हेल्प करा, किसने, सॉल्ट ब्रिज ने। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द बोथ सॉल्यूशन, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन को ना तो वो जाने देगा एक सॉल्यूशन, ना दूसरा सॉल्यूशन उसको आने देगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, आयोनिक मोबिलिटी ऑफ द कैटायन एंड एनायन should be same so that both half cell solution neutralize simultaneously। जो अभी मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में समझा चुका हूं पॉइंट में, कि जो कैटायन और एनायन हमने सॉल्ट ब्रिज में लिया, उनकी स्पीड सेम होनी चाहिए। जब सेम स्पीड होगी तभी तो एक दूसरे के सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, सेम स्पीड से मूव कर पाएंगे और साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेंगे, तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो दोनों साइड से, ठीक है, एक से इलेक्ट्रॉन जा पाएगा और दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन आ पाएगा, ठीक है। तो आयोनिक मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, किस स्पीड से वो आयन, कैटायन या एनायन फ्लो कर रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें इसमें, तो थोड़ा इंफॉर्मेशन बेस्ड रहिए, एक्सपेरिमेंटल याद रखना कि अगर मैं बात करूं आयोनिक मोबिलिटी की, तो जितने भी कैटायंस हैं हमारे पास या नेचर में, उनमें से H+ जो प्रोटॉन जिसको हम जनरली बोलते हैं, H+ की जो आयोनिक मोबिलिटी होती है सभी कैटायन में से ज़्यादा होती है। और इसी तरीके से OH- की जो आयोनिक मोबिलिटी होती है वो भी सभी एनाइंस में से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, अमंग कैटायन H+ ion has highest ionic mobility and among anion
OH माइनस हैज हाईएस्ट आयोनिक मोबिलिटी। तो कैटायन में H प्लस की सबसे ज़्यादा होती है और एनायन में OH माइनस की सबसे ज़्यादा आयोनिक मोबिलिटी होती है। तो हो सकता है मेंस में या नीट में कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछे भी जाते, तो इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको याद रखनी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो कुछ मिसिंग है इस पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ है ना, वही मैं कह रहा हूँ, ऑफ मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज शुड नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ द हाफ सेल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। जो सॉल्ट ब्रिज हमने लिया ना यहाँ पे K प्लस और Cl माइनस, ये ना तो इस रॉड के साथ जाके रिएक्ट कर जाए, ना ये सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है ना उसके साथ रिएक्ट कर जाए। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि Cl माइनस है, वो Cl माइनस ने ये नेगेटिव है Zn+2 के साथ रिएक्ट करा और जाके पीपीटी बना लिया। अगर ऐसा करेगा तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज होगा और फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। वो कैसे में पढ़ेंगे हम, नस्ट इक्वेशन एक है जिससे हम इसकी इलेक्ट्रोड, ये कितना इलेक्ट्रोड डिफरेंस हम जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो कैलकुलेट किया जाता है उससे। तो वो सब चीज़ें चेंजेस हो जाएगी। इसलिए जो भी यहाँ पे कैटायन या एनायन आ रहा है, दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों सॉल्यूशन के अंदर, वो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए सॉल्यूशन के साथ भी और इस रॉड के साथ भी। ऐसा ही हमें क्या लेना पड़ेगा, सॉल्ट ब्रिज के सॉल्ट लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कोई भी ले लिया और इसमें डाल दिया और रिएक्शन कर जाए। ठीक है, तो नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। देन ठीक है, देन अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है, आउटर सर्किट इज कंप्लीटेड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंटरनल सर्किट इज कंप्लीटेड बाय फ्लो ऑफ आयंस थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो मैंने बोला ही तभी सर्किट कंप्लीट करता है, तो बाहर तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और अंदर क्या फ्लो कर रहे हैं, एक्चुअल में आयंस फ्लो कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा टोटल सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट वन बाय वन मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको, और सभी पॉइंट को आप क्या करें, नोट कर लें। तो इस लेक्चर में एक्चुअली हमने पूरा क्या करा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट जिसको मैं बोलता हूँ, ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो मैं बोलता हूँ, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और से रिलेटेड सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। तो अभी हमने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात कर ली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फर्स्ट। तो इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके कॉपी करते चलना इसको। वो स्टार्टिंग में ऑफ मिसिंग था, उसको लिख लेना। ठीक है, वैसे लिख दिया मैंने, आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हमने डिस्कस करा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह की हम बात करेंगे। ठीक है, कैसे क्या कैलकुलेट करना, उन सभी चीज़ के लिए कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सेल को मैथमेटिकली, सब चीज़ें। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके सभी को कॉपी करके जहाँ डाउट हो रिवाइंड करके सुन लेना, सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।